हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था गॉसियस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन का पहला लेक्चर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं गॉसियस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन का दूसरा लेक्चर। ठीक है, पिछली क्लास में हमने इस टॉपिक पर गॉसियस लॉ की स्टेटमेंट और उसका एक एप्लीकेशन कर लिया था और आज हम गॉसियस लॉ का जो सेकंड एप्लीकेशन है और थर्ड एप्लीकेशन है वो करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस मत करना बिल्कुल भी इसको। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। चलो, तो अब हम पढ़ेंगे गॉसियस लॉ का दूसरा एप्लीकेशन जिसमें हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है ड्यू टू ए चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। एक चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है गॉसियस थ्योरम का यूज करके, गॉसियस लॉ का यूज करके। और ये रही हमारी एक इनफाइनाइट प्लेन शीट, चार्ज्ड है ये, बट ये इनफाइनाइट एरिया की है तो मैं इसके चारों तरफ जो क्लोज्ड सरफेस मुझे लेना होता है वो मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि ये इनफाइनाइट साइज की है। तो हम क्या करेंगे, इस इनफाइनाइट शीट में से एक सर्कुलर एलिमेंट काटेंगे। इस सर्कुलर एलिमेंट पे मान लिया क्यू चार्ज है और पॉजिटिव क्यू चार्ज है, वो भी पॉजिटिव, और इस एलिमेंट को सिलिंड्रिकल सरफेस से राइट साइड से इनक्लोज कर देंगे और सिलिंड्रिकल सरफेस से लेफ्ट साइड से इनक्लोज कर देंगे। तो अब हमारी पूरी कंप्लीट एक सिलिंड्रिकल क्लोज्ड सरफेस बन गई जिसने इस सर्कुलर एलिमेंट को, जो इनफाइनाइट प्लेन शीट की सर्कुलर एलिमेंट है, इसको इनक्लोज किया हुआ है। कितना चार्ज इनक्लोज्ड है इस सिलिंड्रिकल क्लोज्ड सरफेस के अंदर? क्यू चार्ज इनक्लोज्ड है। तो अब हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। मैंने गॉसियन सरफेस ले ली है, जो सिलिंड्रिकल सरफेस मुझे मिली है ये क्या है? ये गॉसियन सरफेस है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हम इस सिलिंड्रिकल क्लोज्ड सरफेस में इसमें जो तीन सरफेसेज हैं उनको अलग अलग सेपरेट करके मानते हैं। ये पहली सर्कुलर सरफेस, ये दूसरी इसकी कर्व्ड सरफेस और ये तीसरी इसकी सर्कुलर सरफेस जो राइट साइड वाली है। ठीक है, तो अब इनके एरिया वेक्टर्स दिखाते हैं। पहली वाली सरफेस का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, दूसरी वाली सरफेस का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा और तीसरी वाली सरफेस का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा क्लोज्ड सरफेस के आउटवर्ड परपेंडिकुलर होता है। तो इस सरफेस का आउटवर्ड परपेंडिकुलर ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। ठीक है, अच्छा, अब हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इसमें डायरेक्शन दिखा देते हैं। अब क्योंकि हमारी जो ये सर्कुलर एलिमेंट हमने इनफाइनाइट शीट में से लिया हुआ है ये वर्टिकली प्लेस्ड है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इस डायरेक्शन में ले सकते हो या आप इस डायरेक्शन में ले सकते हो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज्ड सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अप्लाई कर देते हैं गॉसियस थ्योरम। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम क्या कहता है गॉसियस थ्योरम? गॉसियस थ्योरम कहता है जो इस पूरी क्लोज्ड सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा Q, जो चार्ज इनक्लोज्ड है इसके अंदर। तो पूरी सिलिंड्रिकल क्लोज्ड सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है? Q चार्ज इनक्लोज्ड है, और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हमने गॉसियस थ्योरम अप्लाई कर दिया, गॉसियस लॉ अप्लाई कर दिया। और अब इस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो इस पूरी क्लोज्ड सरफेस का टोटल फ्लक्स होगा वो हम निकालने जा रहे हैं, यानी इस वाई का वैल्यू दोबारा से निकालने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखो, इस पूरी क्लोज्ड सरफेस में तीन इंडिविजुअल सरफेस हैं, तीन सेपरेट सरफेस हैं, 1 2 3। ठीक है, अब इन तीनों सरफेस का फ्लक्स, पहली सरफेस का फ्लक्स y1 मान लेते हैं, दूसरी सरफेस का फ्लक्स y2 मान लेते हैं और तीसरी सरफेस का फ्लक्स y3 मान लेते हैं, और तीनों फ्लक्स को ऐड कर देंगे तो पूरी क्लोज्ड सरफेस का फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का बेसिक फार्मूला क्या होता है
इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का बेसिक फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, ठीक है। φ1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये और ये सेम वैल्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ले लिया ई। एरिया, पहली वाली सरफेस का एरिया हम ले लेते हैं, सर्कुलर सरफेस है तो पाई, रेडियस इसका आर मान लेते हैं, ठीक है। पाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर और कॉस थीटा। अब पहली वाली सरफेस का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। प्लस φ2 की बात करेंगे ऐसे ही, तो हमारा फॉर्मूला यही लगाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बोला सेम रहेगा, ई एरिया, जो सेकेंड सरफेस है सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस है, और कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, लेकिन हम सिलेंड्रिकल की लेंथ अगर एल मान लें तो एच की जगह आ जाएगा एल, ठीक है। और इनटू में कॉस थीटा। कॉस थीटा में हमने अगर सेकेंड सरफेस को ध्यान से देखें तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली मान लो या ये वाली मान लो, तो एंगल इनके बीच में बन रहा है 90 डिग्री का, ठीक है। प्लस फिर φ3 निकालेंगे इसी फॉर्मूले से, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एरिया, थर्ड सरफेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, जितना एरिया इसका है उतना एरिया इसका, बिकॉज रेडियस सेम है इसका और इसका, ठीक है। और इनटू में कॉस थीटा। अब थीटा कितना है इसमें, थर्ड सरफेस में भी थीटा कितना है, पहले की तरह 0। सॉल्व करते हैं इसको। कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 होता है 1, तो आपका ये आ जाएगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर। कॉस 90 कितना होता है 0, तो पूरा टर्म सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा। कॉस 0 1 होता है, तो आपका ये इंटू पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 ई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका टोटल फ्लक्स का वैल्यू आपको मिल गया। ऐसे मान लेते हैं इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 में भी आपको टोटल फ्लक्स आपने लिखा हुआ है, बट ये गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग है, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग है। और इक्वेशन सेकंड में भी आपने टोटल फ्लक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों वैल्यू सेम है। तो आप कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 2e इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू होगा q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो e का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, पाई आर स्क्वायर 2 नीचे ले जाओ, q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर, और q अपॉन में पाई आर स्क्वायर। अब आप जानते हो चार्ज अपॉन में एरिया, चार्ज अपॉन में एरिया यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, ये होता है सिग्मा। चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं इसको, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये होता है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, चार्ज जिस सरफेस का एरिया है उसी का चार्ज होना चाहिए। तो जो एरिया इस फर्स्ट सरफेस का है, थर्ड सरफेस का है, वही एरिया हमारी इस एलिमेंट का है। तो इसलिए चार्ज भी इसी सरफेस पर है और एरिया भी इसी सरफेस है। तो चार्ज अपॉन में एरिया है आपका बन गया सिग्मा, तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया किसका, एक इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट का, ठीक है। हो गया, मिटा दूं, चलो जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इसकी थर्ड एप्लीकेशन करेंगे, गॉस थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन, लास्ट एप्लीकेशन, बट बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड एप्लीकेशन है तीनों एप्लीकेशन में से। तो इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू ए चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। एक स्फेरिकल शेल है, वो भी चार्ज्ड है, हमें उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है गॉस लॉ का यूज करके, ठीक है। तो ये हमने ले लिया हमारा स्फेरिकल शेल, इस पे मान लिया पॉजिटिव चार्ज है, Q इसका मैग्नीट्यूड है। अब मुझे इस शेल पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, 3
प्लेसेस पर। एक शेल के अंदर मान लो यहाँ पर P पॉइंट पर, एक शेल के ऊपर मान लो यहाँ पर S पॉइंट पर, और एक हमें निकालना है मान लो शेल के बाहर यहाँ पर T पॉइंट पर। ठीक है, अब क्योंकि गॉस लॉ अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लोज्ड सरफेस लूँगा। मुझे शेल के जब अंदर निकालना है तो एक क्लोज्ड सरफेस मैंने P पॉइंट से पास होती हुई ले ली। S पॉइंट की जो क्लोज्ड सरफेस है वो खुद शेल ही है, और T पॉइंट की जो क्लोज्ड सरफेस है वो मैंने एक और इमेजिन कर ली। तो मेरे पास 3 क्लोज्ड सरफेस बन गई हैं। इनको नंबर दे देते हैं। पहली क्लोज्ड सरफेस 1, दूसरी क्लोज्ड सरफेस 2, तीसरी क्लोज्ड सरफेस 3। ठीक है, अब हम सबसे पहले, और ये हमारा शेल का सेंटर है और शेल का रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड शेल के अंदर, इनसाइड द शेल। शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले निकालने जा रहे हैं गॉस थ्योरम का अप्लाई करके, यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि जो टोटल फ्लक्स होता है पूरी क्लोज्ड सरफेस का वो इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा, अब जो हमारी पहली सरफेस है इसके अंदर कोई नेट चार्ज है क्या? कोई चार्ज नहीं, जीरो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। 0 अपॉन समथिंग क्या होता है? 0 होता है। तो हमारा फाई ई इज इक्वल टू आ गया 0। फाई ई का फॉर्मूला होता है EA cos थीटा इज इक्वल टू 0, यानी E का वैल्यू कितना आ गया? 0, यानी शेल के अंदर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आ गई 0। कोई दिक्कत? अच्छा, अब आ जाते हैं ऑन द शेल। ठीक है, अब हम ऑन द शेल आ गए, शेल पर आ गए, शेल के ऊपर आ गए। तो फिर से गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, यूजिंग गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कहेंगे जो टोटल फ्लक्स होगा इस सरफेस के लिए, जो हमारी सेकेंड सरफेस है जो शेल खुद बनी हुई है, इसका टोटल फ्लक्स होगा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, Q क्या है हमारा? चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। अब जितना भी इस शेल पे चार्ज है वो अज्यूम कर लेते हैं कहाँ कॉन्सेंट्रेट कर रहा है? सेंटर पे। स्फीयर पर जितना भी चार्ज फैला होता है वो हम सारा कॉन्सेंट्रेट करता है सेंटर पॉइंट पे। तो इसका मतलब इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है? Q एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का वैल्यू चेंज नहीं हुआ। फाई ई का वैल्यू, फाई हम जानते हैं क्या होता है? EA cos थीटा, इसका बेसिक फॉर्मूला होता है फ्लक्स का। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास E, जिसका अगर डायरेक्शन ले तो हम कहीं भी ले लें, चलो यहाँ पे ले लेते हैं। इस सरफेस पे चार्ज है तो चार्ज के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया भी इसके परपेंडिकुलर। तो EA अगर थीटा लें तो थीटा कितना बनेगा? 0। Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, A नीचे आ जाएगा, E इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू A, और Q बाई A चार्ज पर यूनिट एरिया। अभी बताया था मैंने पिछले टॉपिक में, चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया होता है सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये आ गया सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर? शेल के ऊपर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आउटसाइड द शेल। शेल के बाहर, शेल के बाहर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, शेल के बाहर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और गॉस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं फटाफट, यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है? गॉस थ्योरम कहती है जो हमारा टोटल फ्लक्स होगा इस बाहर वाली सरफेस का, जो थर्ड सरफेस हमने मानी हुई है, ये Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा। तो फाई का वैल्यू EA cos थीटा, और चार्ज अभी भी इस थर्ड सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है वो Q चार्ज इनक्लोज्ड है, जो कि हमारी शेल पर चार्ज है Q, वो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा, E एरिया। अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे एरिया का वैल्यू लिख लेता हूँ। जो हमारी थर्ड सरफेस है उसका अगर मैं रेडियस, मैंने माना नहीं है शायद, तो मान लेते हैं इस थर्ड सरफेस का रेडियस हम अगर R मान लें, तो ये जो A है ये एरिया थर्ड सरफेस का है, और थर्ड सरफेस हमारी स्फेरिकल सरफेस है, और स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई
आर स्क्वायर, थीटा ले लेते हैं। थर्ड सरफेस पे हम कहीं पे भी मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर, एरिया की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये ज़ीरो आ गया इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपका ये कॉस ज़ीरो कितना होता है, कॉस ज़ीरो 1 होता है, 4 पाई स्क्वायर नीचे चला जाएगा, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बीच में डाल देते हैं, फिर आर स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कहाँ पर, शेल के बाहर वाले रीजन में। तो हमने देखा शेल के तीनों रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल चुका है। किसी भी चार्ज्ड शेल के अंदर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। शेल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और शेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? चलो जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इसमें आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बिटवीन ई एंड आर, ई और आर के बीच में ग्राफ पूछ लेगा आपसे। ठीक है, अच्छा आप क्या करो, इसमें एक्स एक्सिस पे आर ले लो, वाई एक्सिस पे ई ले लो, और इस पॉइंट पे आप जो आपका आर है उसका वैल्यू आप कैपिटल आर के बराबर, यानी शेल का जो रेडियस है उसके बराबर मान लो। अब इस पॉइंट से अंदर आप शेल के अंदर रहोगे, इस पॉइंट से बाहर यानी इस पॉइंट के राइट में आप शेल के बाहर रहोगे, इस पॉइंट के लेफ्ट में आप शेल के अंदर रहोगे, और इस पॉइंट के राइट में आप शेल के बाहर रहोगे। तो अंदर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से मान लो यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना है, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये वैल्यू जब हम बाहर मूव करेंगे शेल के आउटसाइड वाले रीजन से हम दूर होते जाएंगे, तो हमारा जो ग्राफ है ये ऐसे वेरी करेगा। तो बाहर वाले रीजन के लिए ग्राफ बनेगा और अंदर वाले रीजन के लिए कोई ग्राफ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अंदर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो बच्चों, ये था हमारा गॉसियस लॉ और उसका एप्लीकेशन का कंप्लीट टॉपिक। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको अच्छे से दोबारा से रिवाइव करके इसको समझ लेना। ठीक है,